गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम ये चैप्टर रीड कर रहे थे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें बच्चों हमने देखा कि जो हमारी ऑथर हैं तिशानी दोषी, वो निकली हैं एक जर्नी पे, ठीक है। और उनकी जर्नी कहाँ है, कहाँ जा रही हैं वो जा रही हैं एंड ऑफ द अर्थ, जिसको कि हमने जाना एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिक पे, ठीक है। वहां क्यों जा रहे हैं हमने ये भी जाना था कि एंटार्क्टिक एक ऐसा रीजन है जो कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। वहां पे लोगों की चहल पहल उतनी नहीं होती, लेकिन वहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट। क्या जानने कि वहां जाके हमें पता चलता है पृथ्वी की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हम वहां जाके रिसर्च करके जान सकते हैं। और उसका रीजन भी हमने देखा था बच्चों, कैसे जान सकते हैं। क्योंकि जो एंटार्क्टिक था, इंडिया था, ये सब क्या थे बच्चों, एक ही लैंडमास का पार्ट हुआ करते थे, दैट वाज गोंडवाना लैंड, ठीक है। अभी गोंडवाना लैंड से सब अलग हुए, ठीक है। इंडिया ऊपर की तरफ आ गया और एंटार्क्टिका नीचे की तरफ आ गया, ठीक। लेकिन एंटार्क्टिका शुरुआत में बर्फ का बर्फ से ढका हुआ नहीं हुआ करता था। वो कैसा था, वो भी हरा भरा था और वहां भी पेड़ पौधे, हरियाली और जीव जंतु रहा करते थे, ठीक। तो जैसे जैसे वहां ठंड बढ़ने लगी और बर्फ की चादर ऊपर से उसके ऊपर उसने बर्फ की चादर को ओढ़ लिया, लेकिन उसके नीचे क्या दबे हुए हैं अभी भी वही प्लांट्स और एनिमल्स के कार्बन फुटप्रिंट्स वहां पे मौजूद हैं। तो अगर वहां पे नीचे जाके डीप रिसर्च किया जाए, उन आइस की लेयर्स के नीचे जाया जाए, तो हमें अभी भी वो कार्बन ट्रेसेस मिल सकते हैं, जिनके बारे में हमने चैप्टर पढ़ा था कि वो कार्बन ट्रेसेस मिल सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि 650 साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी हुआ करती होगी, ठीक है। तो इसलिए ये लोग वहां जा रहे हैं। अब तिशानी दोषी जो है वो किससे जा रही है, एक रशियन रिसर्च वेसल से जा रही हैं, ठीक है। और उस जर्नी में उनके साथ और कौन कौन है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है बच्चों। वहीं पे बल्कि हमने चैप्टर को अपना एंड भी किया था। वो जा रही हैं कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ वो उस एक्सपेडिशन या फिर उस जर्नी में जा रही हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ही क्यों चुना गया वहां ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 10th और 11th के आसपास के बच्चे, वो ना तो इतने छोटे हैं कि उन्हें कुछ समझना है, और ना इतने बड़े हैं कि वो इन चीजों को इग्नोर कर दे। क्योंकि कई बार होता है बच्चों, बड़े लोग ये इन्वायरमेंट या फिर इससे रिलेटेड चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारा तो बेनिफिट हो रहा है, हम इन्वायरमेंट के बारे में क्यों सोचें। लेकिन जो ये यंग जनरेशन है, जैसे आप हैं बच्चों, ठीक है, आप एक यंग जनरेशन है, आप इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट ही आपका फ्यूचर है, ठीक है। जो लोग तो चलो जिनकी एज हो गई है, दे विल नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर, उतना ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि चलो हमने तो जो टाइम स्पेंड करना था अर्थ पे वो कर ही लिया, आने वाली जनरेशन अपना देख लेगी। लेकिन आप तो बच्चों आने वाली जनरेशन हो, ठीक है। उसके बाद आपके आगे जो जनरेशन आएगी, आपको वो सोच के चलना है, ठीक है। और दे आर वेरी मच अवेयर कि हमें अपनी जनरेशन का आगे इस तरह से इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है कि आने वाली जनरेशन सरवाइव कर पाए। ऐसा ना हो कि हमने इन्वायरमेंट को या नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज्यादा कह सकते हैं यूटिलाइज भी नहीं, बल्कि मिसयूज कर दिया कि वो बचे ही ना, ठीक है। और वो बचेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, जो ये सृष्टि है या फिर जो भी वो है, हमारी स्पीशीज है, वो धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, खतरे के कगार में आ जाएगी, उसका खात्मा हो जाएगा, ठीक है। सरवाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए यंग स्टूडेंट्स, यंग माइंड्स को लेके जा रहे हो, ताकि वो उस चीज को समझें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। और आने वाले फ्यूचर को सिर्फ और सिर्फ कौन बदल सकता है, आप लोग बदल सकते हैं बच्चों। फ्यूचर आपसे है। किसी भी, जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी देश का भविष्य वहां के नव युवकों से होता है, नव युवक और नव युवतियों से ही होता है, ठीक है। उनके हाथ में देश का भविष्य होता है। तो इसीलिए इस प्रकार से विश्व का भविष्य भी, पूरे के पूरे अर्थ का भविष्य भी, दुनिया के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके ही हाथ में है, ठीक। इसीलिए उनको वहां ले जाया जा रहा है और उनको अवेयर करवाया जा रहा है, इंपॉर्टेंस बताई जा रही है एंटार्क्टिक जैसे रीजन की, और इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों सेव करना चाहिए, ये सब सिखाने के लिए उनको ले जाया जा रहा है। और उनके साथ इस जर्नी में और कौन है, उनके साथ है एक जो मेन उनको हेड कर रहे हैं। इसको हेड करने वाला कौन है, इसको मेन हेड कर रहे हैं एक कैनेडियन, जियोफ ग्रीन,
ठीक है, उनका नाम है जी ऑफ ग्रीन, इस नाम को आप याद रखेंगे बच्चों। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? यहाँ तक सब हो गया था। और हमने थोड़ा एक ये भी देखा था कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है, ठीक है, इंसान की दखल अंदाजी से क्या क्या फर्क पड़ा है इन्वायरमेंट में। तो जैसा कि ऑथर ने बताया कि इंसान को आए हुए सिर्फ कितने साल हुए, 12,000 साल ही कुछ हुए होंगे, जो कि जियोलॉजिकल क्लॉक में कोई बड़ा समय नहीं होता, बहुत छोटा समय है, कुछ फ्यू सेकंड्स के बराबर। लेकिन उसने इतनी तबाही मचा दी, कैसे विलेजेस बना के, सिटीज बना के, टाउन्स बना के, मेगा सिटीज बना के, इतना ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है कि इतना आज तक किसी भी स्पीशीज ने नहीं पहुंचा। इवन डायनासोर्स भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ठीक है, डायनासोर्स कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस थोड़े बहुत इधर उधर देखा जाए तो वो वैसे कुछ नुकसान पहुंचाते नहीं थे बच्चों डायनासोर, क्योंकि डायनासोर भी ना इकोसिस्टम का पार्ट थे। तो जो इकोसिस्टम में होना चाहिए था उस हिसाब से वो एक अपना रोल एकदम परफेक्ट प्ले कर रहे थे। लेकिन जो हम ह्यूमंस ही है, जो अपना रोल प्ले करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और नुकसान का रीजन क्या है, हमारा लालच, ठीक है। आप देखेंगे कि बाकी स्पीशीज में उतना लालच नहीं पाया जाता जितना ह्यूमंस के अंदर लालच होता है, ठीक है, हमारा ग्रीड। अगर हम सेटिस्फाई हो जाएं चीजों में कि ठीक है हमें इतने ही घर में रहना है, ज्यादा बड़ा घर बना के क्या करना, एक गाड़ी इनफ है, 3-4 गाड़ी लेके क्या करना है, फालतू का पॉल्यूशन होगा। लेकिन हम ये सब चीजें नहीं सोचते बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रीड के बारे में सोचते हैं। इस वजह से हम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं इन्वायरमेंट को। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, किस तरह से अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो एनिमल्स और बर्ड्स रहती हैं उनको बेघर किया जा रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि जी ऑफ ग्रीन से रिलेटेड कुछ बातें आज की क्लास में डिस्कस की जाए। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि जी ऑफ ग्रीन एक कनेडियन है जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। ठीक है, तो इस लाइन से बच्चों हमें पता चलता है कि जी ऑफ ग्रीन जो ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं ना, ये आज से नहीं चला रहे, ये काफी पहले से इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। मतलब ये दुनिया भर से लोगों को लेके आते हैं अंटार्कटिका में, किस पर्पज से, अवेयरनेस के पर्पज से। ऐसे नहीं कि पैसे कमाने का इनका पर्पज नहीं है, इनका पर्पज है कि लोगों को यहाँ पे लाया जाए, उनको बताया जाए यहाँ की इम्पोर्टेंस, ताकि वो उस इम्पोर्टेंस को जाने और वापस अपनी दुनिया में जाकर उसको स्प्रेड करें, या फिर वहां के लिए कुछ तो हेल्प करें, ठीक है, या फाइनेंशियली हेल्प करें, या फिर कुछ अवेयरनेस फैला के कुछ तो ऐसा हेल्प करें जो इन्वायरमेंट के फेवर में हो। तो पहले क्या करते थे, वो पहले किनको लाया करते थे बच्चों यहाँ पे इस जर्नी में, सेलिब्रिटीज को लाते थे। सेलिब्रिटीज आपको पता होगा बच्चों कौन होते हैं? सेलिब्रिटीज बच्चों कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है जो एक फेमस पर्सनैलिटी हो, ठीक है, एनी फेमस पर्सनैलिटी, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, मे बी इट इज क्रिकेट, स्पोर्ट्स, ठीक है, या बॉलीवुड, हॉलीवुड, या फिर आपका कहीं से भी एक्टर हो, कोई ऑथर हो, कोई राइटर हो, कोई भी जो कोई भी फेमस हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम सेलिब्रिटी कहते हैं। तो इन लोगों को पहले लाया करते थे। इनको लाने का पर्पस क्या हो सकता है बच्चों? क्योंकि देखो, सेलिब्रिटी के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसके पास पैसों की पावर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसके पास जनता की पावर भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं। अगर वो कोई बात कह देते हैं तो वो बहुत से मास ऑफ पीपल को इम्पेक्ट करती है, ठीक है, बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई बात बोलता हूँ, ठीक है, आई एम ए नॉर्मल पर्सन, मैं कोई बात बोलूंगा 10-15 लोगों के बीच में, तो शायद हो सकता है कोई भी उसको ना माने या 1-2 लोग ही माने। लेकिन कोई सेलिब्रिटी है, वो कोई बात आके बोल देता है, जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, और एडवर्टीज में अगर किसी भी ब्रांड को अगर वो प्रमोट कर देते हैं, तो उस ब्रांड का क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर ये पर्सन, ये सेलिब्रिटी इस ब्रांड को सपोर्ट कर रहा है, या इस आइटम या इस प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तभी ये इसको प्रमोट कर रहा है। और अगर वो सेलिब्रिटी आपका फेवरेट हुआ या फिर आप उसके फैन हुए, तब तो आप डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे मार्केट से। तो ये पावर है सेलिब्रिटीज के पास, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज के डेट में बच्चों आप देख सकते ही होंगे,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बन चुके हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह पे भी इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, तो लोग उनके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लोग उनको भी फॉलो करते हैं और वो भी ब्रांड्स वगैरह को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो सेलिब्रिटीज एंड इफ दे प्रमोट एनीथिंग। और अगर मान लीजिए वो इन्वायरमेंट के फेवर में कुछ कह दें कि ये करने से तो ये चीज गलत हो रही है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो लोग उस चीज को ज्यादा समझेंगे। बल्कि उसकी जगह बच्चों, कोई प्रोफेसर जियोफ ग्रीन खुद, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो खुद आके बोलेंगे ना, तो लोग उनकी बात उतनी नहीं सुनेंगे। लोग सोचेंगे कौन है, कौन इनको जानता है, ठीक है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी तो नहीं है। भले ही इज अ फेमस, मतलब बहुत ज्यादा बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है, लेकिन लोग इनको नहीं जानते क्योंकि फेमस नहीं है, तो इनकी बात पे उतना गौर नहीं किया जाएगा। उसी के बदले अगर कोई सेलिब्रिटी आके ये बात बोल देता है कि ऐसा हो रहा है, इन्वायरमेंट को ऐसा नुकसान है, कोई भी अपने स्टेटमेंट देता है, तो लोग उसको फॉलो करेंगे, उसको सुनेंगे। इसी पर्पज से, इसी चीज को ध्यान रखते हुए ये सेलिब्रिटीज को लाया करते थे कहाँ पे, इस जर्नी में एंटार्क्टिका दिखाने। और फिर वहां उनको समझाते थे कि देखो हमारे वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है एनवायरमेंट को, ठीक है। लेकिन जैसा कि नेक्स्ट लाइन में वो बताते हैं, गॉट टायर्ड ऑफ, मतलब हम बोलते हैं ना बच्चों, मैं थक गया यार ये काम कर करके, ठीक है, मैं ये काम करके थक गया। हम कब किसी काम को करके थक जाते हैं, या फिर कह सकते हैं पक जाते हैं? कब? जब हम उस काम को करते चले जा रहे हैं और हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई उसका कह सकते हैं बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं रोज आके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप ना पढ़े, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप ना पढ़े, ठीक है, आपके मार्क्स फिर भी गंदे आ रहे हैं, तो टीचर क्या बोलेगा कि आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ, एक ही चीज बार बार समझाते जा रहा हूँ लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तो वही चीज किसके साथ हुई? जियोफ ग्रीन के साथ हुई। वो सेलिब्रिटीज को लाते रहे लाते रहे लाते रहे, लेकिन अल्टीमेटली ही गॉट टायर्ड ऑफ, क्योंकि सेलिब्रिटीज कुछ देख नहीं रहे थे, ठीक है। वो सिर्फ वहां पे क्या, और वो किनको लाते थे, चलो एक बार देख लेते हैं। वो सेलिब्रिटीज को लाते थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अमीर लोग, ठीक है, अपने काम से रिटायर्ड हो चुके हैं, रिच पीपल, उनको लाते थे ताकि क्या पता ये फाइनेंशियली हेल्प कर दे, पैसे वैसे की मदद कर दे थोड़ा, ठीक है। क्यूरियोसिटी सीकर्स, जिनको जानने की इच्छा थी जिनके अंदर ना, इन्वायरमेंट के बारे में, उनको लाया करते थे। बट उन्होंने बदले में कुछ ज्यादा किया नहीं, ठीक है। वो सिर्फ आते थे, उस जर्नी को एंजॉय करते थे एज अ पिकनिक, ठीक है, एज अ पिकनिक टूर लेते थे उसको, और फिर वापस चले जाते थे और वापस जाके कुछ भी नहीं करते थे, जबकि उनको जियोफ ग्रीन इतना समझाते थे कि इससे ऐसा होगा, आपको ऐसा बताना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन दैट वाज ऑफ नो यूज, ठीक। वो लोग वापस जाके कुछ भी फेवर में करते नहीं थे जियोफ ग्रीन के, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया उन्हें लाना। उन्हें लगा कि इन्हें ला करके कुछ फायदा नहीं है, ये ज्यादा अवेयर हो नहीं रहे, ना इनको चिंता है इन्वायरमेंट की। लेकिन फिर उनका दिमाग गया कि मैं इन्हें लाने की जगह क्यों ना स्टूडेंट्स को लेके आऊं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, और स्टूडेंट्स के अंदर बच्चों ये कैपेबिलिटी होती है, ये मैंने भी देखा है, आई हैव बीन अ टीचर, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ किसी चीज को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस बात को मानते हैं, समझते हैं कि हाँ ठीक है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ स्वच्छ भारत अभियान की, स्वच्छता की बात करते हैं अगर, तो बाकी लोग उतना ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा, कभी आपने बच्चों को गंदगी फैलाते हुए देखा है? नहीं। आप जितने भी रोड साइड आप गंदगी फैलाते हुए देखेंगे, आप किनको देखेंगे? जो बड़े लोग होंगे, मैच्योर लोग होंगे, वही गंदगी फैला रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपने कभी बच्चों को देखा? बच्चों में मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, दोज हु आर गोइंग टू स्कूल, जिन्हें एजुकेशन मिल रही है, ठीक है, जो शिक्षित बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिनको शिक्षा का अभाव है, उन्हें नहीं पता होता कि क्या स्वच्छता है, क्या गंदगी है, स्वच्छता से क्या होगा, गंदगी से क्या नुकसान है, उनको उसका उतना नॉलेज भी नहीं होता, तो फिर उनसे एक्सपेक्ट करना बेकार है। लेकिन जो आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्कूल आ रहे हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, और होता भी है कि वो बढ़ चढ़कर स्वच्छता में अपना भागीदारी निभाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्लीननेस की बात नहीं होगी बच्चों, अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट को सेव करने की बात भी आती है, तो उसमें भी हमेशा स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी है, वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए यही चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि अब से मैं स्टूडेंट्स को लेके आऊंगा, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का नाम क्या क्या रखा? स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस, ठीक है बच्चों।
तो उस प्रोजेक्ट का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब। ठीक है, वो अभी किस उम्र में है, उनको जो सिखाया जाएगा वो उसको सीखेंगे। ठीक है, बच्चों का दिमाग ऐसा होता है बच्चों, आपने सुना होगा एक बच्चे का दिमाग कैसा है, कोरे कागज जैसा है। आप उसमें जो लिख देंगे, ठीक है, वही वो उस बात को मानने लगेगा। अगर उसमें गलत चीजें लिख दी गई, ठीक है, तो उसका पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाता है। और अगर उसमें सही सही चीजें लिख दी गई, जैसे कि इन्वायरमेंट के बारे में अच्छी बातें, अपने सराउंडिंग्स के बारे में अच्छी चीजें, अगर वो सही सही चीजें सीखता है, क्योंकि तो उसका माइंड कैसा होता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपने वो देखा है बच्चों, डिश वॉशर आता है या फोम होता है, उसको जैसे ही पानी में रखते हैं तो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही यंग माइंड भी होता है, स्टूडेंट्स का माइंड भी होता है। वो जिस भी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो उसको सीधा सीधा माइंड में रिटेन कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम इग्नोरेंट होते हैं। मैच्योर पर्सन क्या होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, देख के नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बच्चे नजरअंदाज नहीं करते, वो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके अंदर सीखने की भावना होती है। ठीक है, वो सीखते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। ठीक है, ये बहुत जरूरी काम है। इसी वजह से उन्होंने चूज किया कि मैं स्टूडेंट्स को लेकर के आऊंगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और स्टूडेंट ऑन आइस इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, और उसके पीछे जाने का, सक्सेसफुल होने का रीजन ये था कि साउथ पोल जाना पहली बात ही बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, और वहां जाके साउथ पोल से अफेक्ट ना होना ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि कोई चीज जब इम्पॉसिबल होती है करना, दुनिया को लगता है कि बहुत मुश्किल है, और लेकिन अगर कोई उस चीज को कर दिखाए तो वो क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में लोगों को लगता हो कि माउंट एवरेस्ट जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने ट्राई किया होगा और जैसे तैसे करके काफी प्रयास करके वो माउंट एवरेस्ट पहुंचा, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। अब कितने सारे लोग माउंट एवरेस्ट का एक्सपेडिशन करते हैं, वहां जाते हैं हर साल, है ना। तो वही चीज है। इट इज इजी टू बी ब्लेज अबाउट polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. देखो, अब ये बता रहे हैं कि देखो इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने लेटीट्यूड में बैठ के, अपने लेटीट्यूड में बैठ करके ऑथर का मतलब ये है कि हम अपने घर में बैठे, अपनी कंट्री में बैठ के, जहाँ पे हम कंफर्ट जोन में हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन बच्चों पता है आप लोगों को क्या होता है? तो बच्चों बताइए, व्हाट इज कंफर्ट जोन? ये आपने सुना तो होगा इस टर्म को कहीं ना कहीं पे, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बच्चों, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक। तो हम हमेशा, हमारा माइंड जो होता है बच्चों, वो चूज करता है कि हमेशा आरामदायक सिचुएशन में वो रहे। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने आप को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता वो। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा मुसीबतों का, ज्यादा स्ट्रगल का सामना ना करना पड़े, और इजी इजी हमारी लाइफ कट जाए। ठीक है, तो वही आप लोगों के साथ भी होता है बच्चों। आपने भी देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दियां आती हैं, सर्दियां आने वाली हैं, ठीक है, तो हमारा कंफर्ट जोन क्या है कि हम अपनी ब्लैंकेट के अंदर, कंबल के अंदर बैठे रहें। और ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा क्या मन करता है कि नहीं कोई बात नहीं, कंबल लेते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए तो कौन उठेगा, फिर कंबल हटानी पड़ेगी, ठीक है, टेबल चेयर में बैठना पड़ेगा। तो यही है बच्चों कंफर्ट जोन। तो अगर, बट ये भी एक बात है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपको कभी भी क्या नहीं होगा बच्चों, ग्रोथ नहीं हो पाएगी आपकी लाइफ। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रो इन योर लाइफ। तो वही कंफर्ट जोन की बात जियोफ ग्रीन कह रहे हैं कि लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ना बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाँ इन्वायरमेंट के लिए ऐसा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही ले लो बच्चों, यू टेक माई एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे स्टूडियो में हूँ आराम से, ठीक है, आई एम इन माई कंफर्ट जोन, और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को भी समझा रहा हूँ कि इन्वायरमेंट को ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, कार्बन ट्रेसिस से हम ये जान पा रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, कार्बन एमिशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। लेकिन
ग्राउंड पे जाना, उस जगह पे, ऐसी जगह पे जाना, ये बताते हैं कि जब आप एंटार्क्टिका जैसी जगह पे आएंगे, ठीक है, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ, हमें तो बच्चों थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो जाता है, कितनी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, वहां तो लगा लो आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, आइस कैप्स ही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर है चारों ओर। और जब आप उस चादर को पिघलते हुए देखेंगे, मेल्टिंग, आप देखेंगे कि वो पिघल रही है, ठीक है, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर्स में एवलांच आ रहा है, ग्लेशियर्स गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, ठीक है, कोलैप्स हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तब आपको पता चले, क्योंकि ग्लेशियर्स के टूटने और दहने का मेल्ट होने का रीजन क्या है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ये कार्बन एमिट हो रहा है ना अर्थ से, उसने क्या कर दिया, बाहर से काइंड ऑफ परत बना दी है अर्थ के बाहर, काइंड ऑफ जैसे कंबल ओढ़ लेते हैं ना, वैसी अर्थ ने कंबल ओढ़ लिया है, किसका, कार्बन का। और ये कंबल क्या करता है फिर, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको बढ़ा रहा है। और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, जो ये ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो साउथ पोल एंटार्क्टिका में हो या फिर आर्कटिक में हो, नॉर्थ पोल में, उस बर्फ को पिघलाएगा, वहां के ग्लेशियर्स पिघलेंगे, टूटेंगे, कोलैप्स होंगे, ठीक है। और कोलैप्स होके, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था, वो पिघलेंगे तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा तो शहरों की तरफ आएगा जो कि समुद्र के किनारे हैं। ऐसे ऐसे करके सारा के सारी पृथ्वी किसमें हो जाएगी, समुद्र में, पानी में विलीन हो जाएगी। तो हमारा एंड हो जाएगा अर्थ का यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम ये सारी चीजें वहां जाके देखते हैं ना, तब हमें असली थ्रेट का पता चलता है जो दुनिया में मंडरा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो असली खतरा है ना, हम यहाँ पे बैठ के नहीं जान सकते कि कितना बड़ा खतरा हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी स्कूल में बैठे होंगे, अपने कंफर्ट जोन में हो, आप लोगों को नहीं लगती वो एक बहुत बड़ी चीज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग सुनते हैं हम सब, लेकिन हमें असली खतरा नहीं पता, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको कोरोना वायरस का एग्जांपल देता हूँ। जब कोरोना वायरस स्टार्टिंग में आया था, थोड़ी बहुत खबरें फैली थी कि अच्छा इस टाइप का कोई एक वायरस आ चुका है, तो हम लोग उतना नहीं डर रहे थे। लेकिन जब वो वायरस वाकई में हमारे देश में घुसा और उसने इतनी सारी उसके वजह से मौतें हुई, तब जाके हमें उसके असली थ्रेट का पता चला ना। तो वही चीज है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग अभी बाहर बाहर से अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। ओशन मतलब जो ये हमारे पोल्स है ना, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, एंटार्क्टिक वगैरह में नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ बैठ के थोड़ी दिखेगा कि क्या नुकसान हो रहा है, कितने ग्लेशियर पिघल गए, ठीक है। समुद्र का तल जो पानी है वो कैसे धीरे धीरे, महासागर का पानी हमें बढ़ता हुआ दिखेगा तो नहीं, वो धीरे ही बढ़ेगा। और नेचर की जो चीजें गतिविधि होती है बच्चों, धीरे धीरे होती है, और जब वो होती है तो फिर सीधा सीधा सैलाब आता है, और आपने देखा होगा क्या तबाही आ जाती है। वो तबाही एक दिन की नहीं होती, उसके पीछे बहुत पहले का एक प्रोसेस चला हो रहा होता है, जिसको कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें इग्नोर कर रहे होते हैं, या हमें वो नोटिस भी नहीं होता कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। और जब वो होता है, उसका एक फाइनल इम्पैक्ट जिस दिन आता है, तो फिर उस दिन आप जानते हैं बच्चों किस किस तरीके से आपदाएं आई हुई हैं। चाहे केदारनाथ की आपदा ले लो, आप अभी जो भी अभी जितनी भी रिसेंट आपदाएं आई है वो आप जानते ही होंगे, उत्तराखंड में, हिमाचल में। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम घर बैठे नहीं जान सकते कि एंटार्क्टिक में कितनी ज्यादा बर्फ पिघल रही है, कितने ज्यादा ग्लेशियर्स ढह रहे हैं। ये खतरे से, थ्रेट मीन्स खतरा, इस खतरे से हम अभी क्या है, अनजान है। यहां तक क्लियर है बच्चों, जियो ऑफ ग्रीन जो समझाना चाह रहे हैं कि आप घर बैठे उस खतरे का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके लिए तो आपको एंटार्क्टिक में आना पड़ेगा, और एंटार्क्टिक में आके आपको महसूस करना पड़ेगा, उतनी कड़कती हुई ठंड में आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में मंडरा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना रखेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों।